गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक हैं। टुडे इज 23rd of July. Day is Thursday. Today we are going to discuss demerits of LPG policies, and in the previous class we have discussed about merits of LPG policies. So what are the demerits of LPG policies? The first point of demerit is neglect of agriculture. आपने देखा कि एलपीजी पॉलिसी जो मेनली डिपेंड थी वो थी इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रीज पे, लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारी बातें जो थी वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, या जो हमारे देर आर थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट एग्रीकल्चर, और सेकंड इज इंडस्ट्रियल, एंड थर्ड इज सर्विस सेक्टर। तो मेनली ये जो डिपेंड थी वो सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड थी, जिसमें मैन्युफैक्चर सेक्टर आता है। बट जो फर्स्ट सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको पूरी तरह से इसमें नेग्लेक्ट किया गया है। ओके, सो फर्स्ट डिमेरिट इज नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज प्राइमरीली बीइंग owing to a growth of secondary and tertiary sector. Substantial agricultural sector has suffered a serious neglect, and its growth rate has depleted to a miserably low level, because of which India is witnessing a widening gulf between the rural and urban economies. It implies spread of poverty. तो आपने देखा कि किस तरह से कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो तो ग्रो कर गए एलपीजी के बाद, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डाउन होता चला गया, और एक बहुत बड़ा गल्फ इनके बीच में खाई बन गई है दोनों में, जिसमें कि आपने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई, गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई। इनफैक्ट slow growth of agriculture sector must ultimately hinder the process of growth of the industrial sector as well. This is because देखो इसमें क्या स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो ये क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो तो बढ़ता गया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर अपनी जगह पे था, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो पाई है। एंड इट इज बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन important source of raw material for the industrial sector. देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है, लेकिन जब एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ नहीं हुआ और आप इंडस्ट्रीज को कितना भी बढ़ाते जाओ, तो इंडस्ट्रीज में कहाँ ग्रोथ हो पाएगा जब उनको बेसिक चीज रॉ मटेरियल ही एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती है, उसमें कुछ ग्रोथ हुई नहीं। सेकेंड इज एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और देखो, प्रिंसिपल सोर्स है लेबर सप्लाई का इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया गया। थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर्स। लेकिन जब एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किया और एग्रीकल्चर सेक्टर कम होता गया, तो फिर वो ट्रैक्टर और थ्रेसर्स या और मशीनों का भी यूज और डिमांड क्यों करते? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट करते हो और अगर आप इंडस्ट्रीज को ही बढ़ाते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इंडस्ट्रीज को भी बहुत अच्छा कर सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किए बिना। ये दोनों एक कह सकते हो मेन पिलर है इकोनॉमिक ग्रोथ के, इवन तीनों सेक्टर। तो अगर आप चाहोगे किसी एक को बढ़ा के आप प्रोडक्शन कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, या आप ग्रोथ कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड डिमेरिट इज अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। अर्बन, देखो ये एक बहुत बड़ा इसका डिमेरिट है कि एलपीजी पॉलिसीज में मेनली जो उन्होंने देखा वो उन्होंने सिर्फ अर्बन एरियाज को ही देखा और रूरल एरियाज को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया। एलपीजी पॉलिसीज have resulted in the concentration of growth process in urban areas. Think of any MNC, means multinational company, you will hardly find its trace in the rural areas of the country. All MNCs are focusing only on urban areas where they find conductive infrastructural facilities. This has further वाइडेंड द रूरल अर्बन गल्फ। और फिर इनके बीच में जो था कि एमएनसी ज़्यादातर अर्बन एरियाज में ही लगी, आपने नहीं देखा होगा कि रूरल एरियाज में एमएनसी लग रही हैं। तो इसकी वजह से जो अर्बन और रूरल है इनके बीच में फिर से एक बहुत गैप होता चला गया। अर्बन रूरल अर्बन गल्फ implies economic dualism which depends social dualism as well.
यानी इससे इकोनॉमिक ड्यूलिज्म का मतलब दोहरापन आता है, यानी कि एक जगह तो इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है और एक जगह बहुत ज्यादा पिछड़ापन है। इकोनॉमिक एंड सोशल ड्यूलिज्म आर ऑलवेज अ बिग थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये एक बहुत नुकसानदेह रहता है ड्यूलिज्म, यानी कि इससे इकोनॉमी दो पार्टों में बढ़ जाती है, एक बहुत गरीब और एक जो ग्रो कर रही है, जैसा कि इंडिया में है। और नीचे आप कुछ कंपनीज के नाम दे सकते हो जिन्होंने बहुत एलपीजी से बहुत फायदा कमाया, लाइक विप्रो, टेक महिंद्रा एंड एचसीएल, टाटा। ओके, तो इन कंपनीज का अगर आप ज़्यादातर देखो कि ये कहाँ पे कंपनीज हैं, तो ज़्यादातर आपको कंपनीज मिलेंगी अर्बन एरियाज में। लाइक अगर मैं दिल्ली के आसपास की बात करूँ तो दिल्ली एनसीआर में मिलेंगी ये, और आपको दिल्ली में गुड़गांव में मिल सकती हैं ये, ठीक है, या बेंगलोर में मिल सकती हैं। बट आप गाँव वाँव के आसपास देखोगे, वहाँ आपको रूरल एरियाज में नहीं मिलेंगी, सब अर्बन में ही मिलेंगी। थर्ड इज इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, मतलब इकोनॉमिक गुलामी। इसका मतलब ये है कि जब बाहर की इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगी और ज़्यादातर हम उसमें काम करेंगे तो हम उस पर डिपेंड हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं हम उनके इकोनॉमिक कॉलोनियल हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। इंडिया सफर्ड अर्ली 200 years of political colonialism during the British rule। ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया ने 200 साल तक एक तरह से गुलामी सही ब्रिटिश रूल के अंदर। नाउ व्हाइल एमएनसीज आर एक्सपेंडिंग देयर इकोनॉमिक कंट्रोल, वी माइट सफर अ शॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। यानी कि जैसे जैसे एमएनसीज बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक गुलाम बन जाएं, ठीक है, इकोनॉमिक कॉलोनिज्म बन जाए। इसका मतलब कि हम उन पर डिपेंड हो जाएं और हमें चीज़ें उनसे मिलें और कहीं से ना मिलें, तो ऐसे में फिर वो अपनी मनमानी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, सॉरी अभी पॉइंट बाकी है, implying a situation where MNC are exploiting the Indian market to sell their product, and in the process domestic products are marginalized owing to their poor competitive strength। ओके, तो देखो, और एक ऐसा भी होता है कि कई बार एमएनसीज इतना प्रेशर कर देती हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इंडियन, कि वो बंदी हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास कंपटीशन, उनके सामने टिकने का कोई जरिया नहीं होता, कोई टेक्निक नहीं होती कि हम कैसे उनके सामने टिक पाए। फोर्थ पॉइंट इज स्प्रेड ऑफ consumerism। Spread of MNCs in the country as a consequences of LPG policy has resulted in a large scale spread of consumerism। A variety of global brands, तो आपने देखा होगा टीवी में ऐड, इतने सारे ऐड आते हैं, तो ये सब कंज्यूमरिज्म है। A variety of global brands in the market has induced the masses to become spendthrift, going beyond their means। The Indian society is adapting itself to the Western culture of spending through borrowing. This may expand size of the market for the traders and the manufacturers, but certainly enhances vulnerability of the household as consumers। तो आपने देखा है कि इतने ज़्यादा जो ब्रांड या वो सब चीज़ें आ गए हैं, तो इसमें हम भी मजबूर हो गए, आदी हो गए उन सब चीज़ों को लेने के। कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर जो है वो हावी होता जा रहा है। Fifth point is lopsided growth process। LPG has accelerated the growth process of Indian economy, no doubt, but it is lopsided। It is not an inclusive growth process। यानी inclusive growth का मतलब सभी का इसमें growth नहीं हो रही थी। It does not include all the sector of the economy। और ये सभी सेक्टर इकोनॉमी के इंक्लूड नहीं करता। Instead it is increasingly relying on service sector of the economy। इन फैक्ट इट इज जस्ट एन आईटी फोकस्ड, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसी पे फोकस्ड है। ग्रोथ प्रोसेस विच इज ग्रेजुअली ओवर शेडोइंग द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन besides neglecting the farming sector। It is alarming to note that owing to liberalization and globalization, the Indian farmer is shifting to the production of cash crops for the foreign markets, causing a shortfall of domestic supplies of food grains। We are often forced to import food grains despite green revolution। Rising price of food product toward the end of 2009 should serve as a wake-up call
to the fact that LPG policies are almost neglecting the farming sector of the economy. यानी इस पॉइंट में मेनली ये बताया है कि ये जो ज़्यादातर फोकस आईटी सेक्टर पे, इसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे पिछड़ते जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है लाइक पल्सेस या और बाकी चीज़ें वीट, इन सब के प्राइस जो हैं वो डेली बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ये अलार्म है हमारे लिए कि आने वाले टाइम में फार्मिंग प्रोडक्ट पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो इनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जबकि फार्मिंग प्रोडक्ट तो हमारी नेसेसिटीज़ हैं। द सिक्स पॉइंट इज कल्चरल इरोशन। और देखो, आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारा कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, वो छूटता जा रहा है। और जो वेस्टर्न कल्चर है, वो तो जो वेस्टर्न लोग हैं वो तो हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, बट हम अपना कल्चर छोड़ते जा रहे हैं। वो लोग जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ के जो बहुत पुअर लोग हैं वो खाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर। ठीक है, और वो जो बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब ज़्यादा खाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ज़्यादा खाते हैं। और इंडिया में क्या, इंडिया में जो जितना अमीर वो उतना उल्टा काम। उल्टा काम मतलब कि उनका पार्टी का मतलब हो गया कि पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, जबकि पता है कि फास्ट फूड हमारी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, बट फिर भी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जानबूझ के उस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि वो लोग उस कल्चर से हटकर इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। Globalization has also led to cultural erosion in the Indian society. Following are some significant observations in this context. Economic prosperity has taken a lead over all other parameters of life. Everybody wants to be economically independent and well off, regardless of his responsibility towards the family or the society. यानी अब क्या हो गया है कि फैमिली और सोसाइटी को छोड़कर सब चाहते हैं कि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाऊं। Loyalty towards the family and loyalty towards the society, which used to be the strongholds of the Indian social culture, are being discarded as useless virtues in the wake of materialism. यानी जहाँ आज मटेरियल वस्तु या चीज़ों का होना, कार बंगला, इन सब को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जो कि वेस्टर्न कल्चर है। और जो हमारा कल्चर था, जहाँ पे इंडियन सोसाइटी, हमारा समाज, हमारी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब मायने रखती थी, आज वो सब घटता जा रहा है और आज हम भी सिर्फ चीज़ों के पीछे भागते जा रहे हैं। तो ये डिमेरिट्स हैं एलपीजी पॉलिसी के। जो ये चैप्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे है वो है विच वे टू गो। Should we or should we not subscribe to the LPG policies? It is a debatable issue, but avoiding the pros and cons of LPG, the plus two grade can definitely make one constant observation. मीन्स जो 12th जो के स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं कि एलपीजी को हमें चूज करना चाहिए या नहीं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हमारी गूगल मीट पे क्लास होगी उस पे हम एक डिबेट रखते हैं। जिस डिबेट पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या हमें एलपीजी पॉलिसीज को चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको इसके अगेंस्ट और इसके फेवर में पॉइंट्स बताने हैं। सो बी रेडी फॉर द डिबेट इन द नेक्स्ट क्लास विच विल बी हेल्ड ऑन आई थिंक on which day, on Saturday, most probably on Saturday. Okay, सो तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और इसके पॉइंट्स बना लें। और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मैं आपका एक टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, बट उससे पहले आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पहले इस पर डिबेट करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे। ओके, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।